लेकिन मरे हुओं को क्यों मारने के लिए तुम लोग तैयार हो? मेरे ग्रुप के सारे लोग अंदर घुस के कि भाई अच्छा बच्चे का ब्लड टेस्ट हो रहा है, और मैं बाहर बैठ के अम्मा के साथ रो रही होती थी क्योंकि मुझे उस बच्चे के तकलीफ की बहुत टेंशन हो रही है। तो जब माओं की आंखों में आंसू आते हैं तो मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं। मेरे पास एक कॉल आती है, मम्मी जो है वो शायद एक्सट्रीम ब्लीडिंग की वजह से क्या वो मदर एक्सपायर हो गई और बेबी भी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में था। प्रेशर ब्रीदिंग दे दिया कि उस बच्चे के दोनों लंग्स फट गए। पैदा होने के फ़ौरन बाद अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। ड्रिप जा रही है, दवाएं जा रही हैं, चेस्ट ट्यूब्स डली हुई हैं, लेकिन इसको वेंटिलेटर से हटा दिया। ऐसे ही डायग्नोज हुआ, मेरा MRI हुआ और पता चला कि सेरिबेलर ट्यूमर नज़र आ रहा है। आई डेंट टेल माई किड्स नहीं अब ब्रेन सर्जरी है, वापस आएगी तो पता नहीं अब एक ब्रेन का एक स्ट्रक्चर छोटा सा निकल रहा है। मैं अपने डिपार्टमेंट में थी, आई वॉज द ओनली डॉक्टर उस वक्त फ्लोर पे। तो मुझे याद है एक बच्ची थी जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की थी, यानी उसकी डायलिसिस चलती, और डॉक्टर अदीब रिजवी जो है वो अपना राउंड करने आमतौर पर आ जाते थे। उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा सर वो बच्ची की डोज है रात वाली, लेकिन वो उसने कहा मैं भी नहीं खाऊंगी, तो वी वर वेटिंग कि हम इसको दे दें। डू यू नो ये कहाँ से आ रही हैं? ये सब चैरिटी की चीज़ें हैं और ये दवा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ यूवर टॉक पॉडकास्ट। और आज की इस पॉडकास्ट में जो डॉक्टर साहब हमारी गेस्ट हैं, आपको इनकी पॉडकास्ट सुनकर बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। और डॉक्टर साहबा का ताल्लुक है लियाकत नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल से। आपका नाम है डॉक्टर आतिका शेर, आप HOD ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पीडियाट्रिक मेडिसिन में। और आज की इस पॉडकास्ट में हम डॉक्टर साहबा की लाइफ में दरपेश चैलेंजेस और उनसे ड्राइव की गई सक्सेस के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज की इस पॉडकास्ट में सबसे पहला सवाल जो हम अपने तमाम गेस्ट से करते हैं कि आप कौन से शहर में पाकिस्तान के पैदा हुई और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड? अच्छा, मैं कराची में ही पैदा हुई हूँ। जो बैकग्राउंड की बात करें, एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। कोई बहुत हाई फाई स्कूल्स और बहुत हाई फाई जगहों से मतलब इनिशियली नहीं पढ़ी हुई। तो आई डिड माई मैट्रिक फ्रॉम कराची बोर्ड या सिंध बोर्ड जिसको आप कहते हैं। उसके बाद आई डिड माई इंटर फ्रॉम अ वेरी अगेन हम्बल गवर्नमेंट कॉलेज। और उसके बाद फिर आई डिड माई MBBS विच वॉज फ्राम सिंध मेडिकल कॉलेज, जो अब जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कहलाता है। उसके बाद आई डिड माई हाउस जॉब फ्राम द जिना, बिकॉज सिंध मेडिकल कॉलेज के साथ जिना है। उसके बाद आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग बेसिकली, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ से थी। उस ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आई ज्वाइंड सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, जहाँ पर मैंने अपनी फेलोशिप ट्रेनिंग की। उसके बाद आई ज्वाइंड आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एज अ फैकल्टी वेयर आई वर्क फॉर 6 years, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई एम विद लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, जहाँ पर मैं फुल टाइम फैकल्टी हूँ, करेंटली वर्किंग एज अ पीडियाट्रिक कंसल्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और साथ में मैं पार्ट टाइम आगा खान में भी क्लिनिक्स करती हूँ। तो हम अभी आपके बचपन में ही रहते हैं, तो अच्छा। अभी हम चाहते हैं कि आप बचपन की कोई ऐसी स्टोरी बताएं कि जैसे आप किस तरह की स्टूडेंट थी, अच्छा। आपका बचपन कैसा था, एंड फैमिली में किस तरह से आप में बचपन की मेमोरीज कुछ शेयर करें ऑडियंस के अच्छा, साथ। बचपन की टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी कोई बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं है। मेरी मेमोरीज़ जो हैं वो बिल्ली के बच्चे के साथ हैं, चूज़ों के साथ है, तोतों के साथ है, क्योंकि आई वाज द ओनली चाइल्ड। तो मैं अकलौती बच्ची थी, तो आई हैड अ वेरी लोनली चाइल्डहुड। बट क्योंकि घर पे लोनली थी तो आई वाज अ वेरी नॉटी एंड टॉकेटिव चाइल्ड इन द क्लास। तो क्लास में मैं सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा थी और बातें करने वाली बच्ची थी, मगर पढ़ने में अच्छी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं जो इकलौता बच्चा होता है हमारी सोसाइटी में, वो जितना पैम्पर्ड चाइल्ड होता है कि माँ बाप भी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम दे रहे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं, और फिर वो स्कूल में भी अगर वो होमवर्क नहीं भी करता तो पेरेंट्स कहते हैं कि नो प्रॉब्लम। अम्मा अब्बा ने मुझे कोई बहुत लाडू बना के नहीं रखा। ओके। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगी कि कोई बहुत, लेकिन दे वर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। सो आई थिंक वही वाली बात होती है कि आपको शुरू में लगता है कि यार मुझसे कोई बहुत लाड नहीं कर रहा ये चीज़ें। तो अम्मा अब्बा थोड़े स्ट्रिक्ट थे
तो फॉर दैट रीज़न मुझे लगता है कि उस वक्त लगता भी होगा कि वो मेरा बहुत नहीं कर रहे, लेकिन उन चीज़ों ने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया, जिसकी वजह से शायद आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज, एक की अकलौती लाडली खातून वाला सीन नहीं रहा। आपने जो है वो मेडिकल प्रोफेशन चूज़ किया, तो मेंटोरशिप क्या थी, गाइडेंस किसकी थी, या बचपन से ये था, बच्चों का कुछ ड्रीम होता है ना कि मैं डॉक्टर बनूंगी, या सो किसने आपको मोटिवेट किया? अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस चीज़ ने मोटिवेट किया। हो सकता है कि मैं एज अ किड डॉक्टर के पास जाती थी, तो मुझे याद है कि अम्मा अब्बा जिनके पास लेके जाते थे, ही वॉज अ वेरी फ्रेंडली डॉक्टर और बहुत अच्छे से बच्चों को डील करते थे। प्रॉब्ली हो सकता है दैट कुड बी समथिंग जो कि कभी कभार सबकॉन्शियसली आप इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं और आपको खुद नहीं पता होता। लेकिन मेरी फैमिली में मुझसे पहले कोई डॉक्टर नहीं है। जो मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि मैं वो बच्ची थी जो कभी डॉल्स के साथ डॉल्स की तरह नहीं खेली। यू नो, वो डॉल्स या तो मेरे मरीज होते थे या वो मेरे स्टूडेंट होते थे। लेकिन हाँ, मैं बचपन से मुझे था मैं बच्चों की डॉक्टर बनूंगी या टीचर बनूंगी। तो अल्लाह का बहुत करम है कि अगर देखा जाए तो अब आई एम इन नॉट जस्ट अ डॉक्टर बिकॉज आई एम इन अ टीचिंग इंस्टीट्यूट। जब आप अब डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, बड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, जिस तरह आपने बताया फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, तो उस अरसे में, उस दौरानिए में आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस की आपने कि यार ये मैंने गलत प्रोफेशन ऑप्ट तो नहीं कर लिया? नहीं, मैं आज तक मतलब मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे। लेकिन मुझे अपने प्रोफेशन से इतनी मोहब्बत है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा बस चले मैं तीनों को डॉक्टर बना दूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, जो अभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाहिद वो प्रोफेशन है जिसमें ना सिर्फ आप दुनियावी तौर पर अपना अकाउंट बढ़ सकते हैं अगर आप अच्छे से काम करें, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप खिदमत कर रहे हैं, तो आपका हेयर आफ्टर वाला अकाउंट इज आल्सो गोइंग टू बी फुल। आपकी बातों से लग रहा है इतना कनेक्ट बच्चों के साथ पर्टिकुलरली। तो जब कोई क्रिटिकल केस आता है, जब कोई इस तरह का केस आता है कि आपको लगता है कि बच्चा बहुत तकलीफ में है, बहुत रो रहा है, बहुत परेशान है, पेरेंट्स भी, तो उस वक्त आपकी अपनी क्या फीलिंग होती है? बीइंग अ डॉक्टर तो आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, तो बट आपकी बातों से तो लग रहा है यू आर वेरी मच इमोशनल विद द किड। आई एम वेरी इमोशनल। अच्छा देखें, इसके पीछे भी थोड़ी सी एक लंबी बात हो जाएगी कि जब मैं ऑल्दो बच्चों से तो हमेशा से प्यार था, जब मैं डॉक्टर नहीं भी थी, आई वाज जस्ट अ किड माई सेल्फ, तब भी मैं पड़ोसियों के बच्चों के साथ बड़ा खेलना या उनको प्यार करना, उनको टेक केयर करना, इस तरह का। मतलब आई ऑलवेज बीन अ वेरी गुड आपी ऑफ द फैमिली, ऑफ द यू नो मोहल्ला, जिसमें सब अपने बच्चे आराम से बहुत छोड़ के जाने को तैयार होते थे। तो एक टाइम पे मुझे, जब मैं हाउस जॉब कर रही थी, तो अच्छा हाउस जॉब जब हम कर रहे थे, और अभी भी शायद ऐसा होता है कि आपका मेरिट के लिहाज से आपको जगह मिलती है, तो मुझे गाइनी ऑप्स मिला था और मुझे मेडिसिन मिला था। अच्छा, जब मैं मेडिसिन का गाइनी ऑप्स जब मैंने किया, तो वो तो मुझे समझ में आ गया ये मेरे मिजाज के लिहाज से चीज़ नहीं है, तो गायनोकोलॉजिस्ट तो नहीं बनना। मेरे जो सीनियर्स हैं वहाँ पे, दे यूज टू टेल मी कि तुम्हें मेडिसिन में आना चाहिए एंड तुम बहुत अच्छा करोगी क्योंकि तुम सोचती बहुत हो। अच्छा, मुझे लगा ओके मेडिसिन बहुत अच्छा है। मैंने सोचना शुरू किया कि मैं मेडिसिन में जाऊंगी। अच्छा, मेडिसिन पीडियाट्रिक मेडिसिन भी है, लेकिन बच्चों से इतना प्यार था कि जब हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे और हमारी रोटेशन होती थी, तो जब हम जाते थे तो मेरे ग्रुप के सारे लोग अंदर घुस के कि भाई अच्छा बच्चे का ब्लड टेस्ट हो रहा है या उसके कमर के पानी का टेस्ट जिसको लंबर पंक्चर कहते हैं या कोई भी ऐसा प्रोसीजर हो रहा है, दे यूज टू यू नो गो इनसाइड द रूम के भाई देखें प्रोसीजर, और मैं बाहर बैठ के अम्मा के साथ रो रही होती थी क्योंकि मुझे उस बच्चे के तकलीफ की बहुत टेंशन हो रही होती थी। तो दैट वाज द टाइम जब मुझे लगा कि यार मुझे ना पीड्स नहीं करनी, ऑल्दो मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं कैसे उनकी मदद करूँगी। तो मेडिसिन में आने के बाद मुझे खैर मेडिसिन पसंद आई, फिर मतलब मेरे जो मियाँ साहब जो उस टाइम पे वो समझे हमारी कमिटमेंट थी, तो ही पुश्ड मी फॉर दिस कि तुम जितना बच्चों के पीछे पागल हो, जितना तुम उनसे मोहब्बत करती हो, तो जिससे मोहब्बत करते हैं ना उसी की मदद करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ही पुश मी दैट, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हस्बैंड कि उसने मुझे उस टाइम पे पुश किया और मैं पीडियाट्रिक्स में गई, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का इससे बेहतरीन और कोई डिसीजन नहीं हो सकता था। हाँ, बात वही कि मैं इमोशनल हूँ, तो यस मैं इमोशनल हूँ। मैं अभी भी अगर क्लिनिक में हूँ और कोई ऐसी डिजीज़ आ जाती है जिसमें आपको लगता है कि आप कुछ बहुत ज़बरदस्त 100% नॉर्मल नहीं कर सकते चीज़ों को,
तो जब माँओं की आंखों में आंसू आते हैं तो मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं। क्रिटिकल एरिया में अगर आप किसी वेंटिलेटर पे बच्चा है और कभी कभार ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको होता है कि बस अब आप आगे कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि आप पेरेंट्स को ये बताएं कि बस अब लेट योर चाइल्ड गो, वो वाली बात। तो वो काउंसलिंग के टाइम पे मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है कि भाई अब डॉक्टर आतिका जब अम्मा अब्बा से बात करेंगी तो टिशू बॉक्स जो आएगा उसमें से टिशू ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि डॉक्टर आतिका के लिए भी होगा। तो हस्बैंड से मिलने से पहले कोई स्ट्रगल तो फेस की होगी आपने कॉलेज लाइफ में भी? अच्छा देखिए, अच्छा मैं उनमें से हूँ कि जो चीज़ आ रही है ना, मैं चीज़ों को ना डिफ़िकल्टी जो आती है ना, वो चाहे नॉट जस्ट मेडिकल, वो ज़िंदगी के कितने ही लम्हे हैं और मरहले ऐसे हैं। आपकी शादी हो गई, आपकी प्रेगनेंसी हो गई, आपकी पढ़ाई हो गई, आपकी जॉब हो गई। सो जो डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं ना, वो चैलेंजेस मुझे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई मुश्किल वक्त आएगा तो मैं घबरा जाऊँगी या मैं परेशान हो जाऊँगी। तो एक तो ये कि हमारे जब स्टूडेंट लाइफ में ग्रुप स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट अभी भी होता होगा, तो ऑल तो खैर मैं उनमें से थी जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं, क्योंकि मैं बातें बहुत करती हूँ। अब 6 लोग बैठे तो मैं बातें करूँ या मैं पढ़ाई करूँ? सो दूसरों का भी फोकस डाइवर्ट हो जाता है। दूसरों का भी फोकस, तो लोग बहुत दफ़ा इरिटेट भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आई वॉज नोन फॉर दिस कि भाई एग्ज़ाम से पहले अगर टेंशन हो रही है ना तो आतिका को कॉल कर लो। आतिका से बात करके ना थोड़ी रिलैक्सेशन। तो मेरी कितनी ही क्लास की ऐसी लड़कियां होती थी कि जिस दिन अगले दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले रात को घर पे कॉल आ रही है कि यार आतिका से थोड़ी देर बात कर लो यार, रिलैक्स हो जाएंगे। जबकि यही नहीं पता आतिका खुद वो हैं जो इम्तिहान देने से जाने से पहले 2 उल्टियां करके घर से निकली हैं। लेकिन हाँ, मेरी शक्ल पे कभी मेरी परेशानी नहीं आई, नर्वसनेस नहीं आई। मसला है ना कि मुश्किल चीज़ या नई चीज़ को देख के घबराने से बेहतर है कि उसमें घुस जाओ। किसी भी लाइफ के किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा फील हुआ, डिड यू एवर फील लाइक गिविंग अप? के नेवर, अल्हम्दुलिल्लाह, नेवर। दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं हर मोमेंट पे किसी ने मोटिवेट किया, जैसे वन मोमेंट पे हस्बैंड या फादर या फिर किसी कुलीग? अच्छा देखिए, बिल्कुल मैं कहूँगी जैसे हस्बैंड का रोल आया, अब्बा हैं, बल्कि अब्बा ने तो मुझे एक टाइम पे कहा कि भाई अगर MBBS में एडमिशन नहीं होता ना तो तुम एक काम करना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेना, मैं पढ़ा दूंगा तुमको। तो मैंने कहा अब्बा मैं करूँगी तो सिर्फ MBBS करूँगी वरना मैं सिर्फ इंटर पास रह जाऊँगी। तो आई वॉज वेरी मच श्योर अबाउट कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे मैथ्स, ये फाइनेंस, ये सब नहीं समझ में आता। देखिए अब वही बात है, पॉडकास्ट में अब हर दुनिया की बात तो शेयर नहीं कर सकते, या आप अपनी ज़िंदगी का हर पहलू तो नहीं शेयर कर सकते। कितने ही ऐसे लम्हे आए जहाँ पे आप इमोशनली डाउन होते हैं और आपको लगता है कि यार आपको किसी की ज़रूरत है, कोई आपको सुने। ऐसे कुछ मतलब मामला मैं कहूँगी, या ऐसे कुछ टाइम्स थे जब मैं बहुत वीक पड़ी हूँ, ठीक है। उस वीक पढ़ने पे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं उससे बात किया करती थी। शायद मैंने ये बात उससे कभी नहीं की, अगर वो ये सुन लेगी तो आज उसको समझ में आ जाएगा कि क्या मसला है। तो मुझे याद है कि मैं उससे रोया भी करती थी फ़ोन पे बात करते हुए, और चीज़ें होती थी। अच्छा बात यह है कि ज़िंदगी में ये समझ में आया कि अगर आप रिलैक्स्ड हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आप दूसरे के लिए खुशी का बाइस और रिलैक्सेशन का बाइस बन रहे हैं ना, तो लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। जहाँ आप अपना रोना धोना करते रहेंगे, हर वक्त अपनी परेशानी की बात करेंगे, हर वक्त उलझन में रहेंगे, तो कोई आपके साथ 4 दिन तो बैठ जाएगा, 5वें दिन कहेगा यार ये बहुत ही पकाऊ इंसान है, इससे तो भागो, इसका तो काम ही सिर्फ रोना है। मैम एक और चीज़ हमने देखी कि आपकी लाइफ में एक फेज़ आया जब आप एक बीमारी में मुब्तला हो गए, तो उससे कैसे कोप अप किया? उस वक्त तो इंसान सोच रहा होता है कि मतलब लाइक बिल्कुल ही लाइफ बहुत फ्लैशबैक कंडीशन में चली जाती है और हर चीज़ लग रहा होता है कि अब ख़त्म होने वाली है। तो उस वक्त किस ने सपोर्ट किया? वो जर्नी कैसी थी? वो टाइम कैसे गुजारा? अच्छा वो अगेन कोई बहुत पुरानी बात नहीं, अभी हम 2026 में बैठे हुए हैं, 2023 की बात है। और दैट वाज समथिंग जो कि बहुत ही सडन एक चीज़ हुई कि वही कि मुझे हेडेक रहता था और मेरा बैलेंस थोड़ा ख़राब हो रहा था, जिसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रही थी। मैं गिर रही थी, मैं कभी सीढ़ियों पे गिर रही थी, कभी मैं गाड़ी मार रही थी, क्योंकि मैं ड्राइव खुद करती हूँ, तो मेरा कोऑर्डिनेशन थोड़ा ख़राब हो रहा था। तो जब ये डायग्नोज हुआ है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मैंने अभी बात की उसी से ही आगे कनेक्ट हो जाएगा कि क्योंकि मैं इकलौती बच्ची हूँ, अब
अब बच्ची तो अब क्या हूँ, अब मेरे भी बच्चे हैं तो अब मैं बड़ी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप डेफिनेटली अब बहुत ओल्ड हो चुके हैं। और जब ये मुझे पता चला तो मुझे सबसे पहले तो ये हुआ कि अम्मी अब्बू को तो नहीं बताना, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में, मेरे फादर अभी पार्किंसंस उनको हुआ है, ही इज़ वेरी सिक एक्चुअली, मतलब ही इज़ गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम। दूसरा, मेरे बच्चों के उस टाइम पे मेरे बड़े वाले के ओ लेवल के एग्ज़ाम होने वाले थे, तो मुझे लगा बच्चे भी एक तो इतने बड़े नहीं हैं और एग्ज़ाम भी आने वाला है, अगर मैं कुछ बताऊंगी तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। फिर मेरे हस्बैंड भी मैं कहूँगी बहुत सेंसिटिव हैं, वो घबरा जाते हैं बहुत। तो मुझे हुआ कि मुझे ये डिसीजन खुद ही लेना है कि मुझे इसकी सबसे बड़ी बात है कि डिसीजन सर्जन जैसे ही डायग्नोज हुआ, मेरा MRI हुआ और पता चला कि सेरिबेलर ट्यूमर नज़र आ रहा है, तो उसकी सर्जरी इमिजिएटली होनी ज़रूरी, कि जो सर्जन थे वो 3 दिन के बाद ही वाज ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम कल सुबह 8 बजे यू विल बी फर्स्ट ऑन द लिस्ट, और ये रात 8 बजे की बात है। 8 बजे उन्होंने कहा कल सुबह, किसी को नहीं पता। अब मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, मेरे हॉस्पिटल में मैं कहूँगी जो मेरे साथ के कलीग डॉक्टर्स रेडियोलॉजी में हैं, डॉक्टर सदफ, या एक और रेडियोलॉजी में जो हमारी असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर सोहालिया, तो इस तरह से जो मेरे दोस्त लोग थे आगे पीछे, रेडियोलॉजी वाले इत्तेफाक से क्लोज थे क्योंकि रेडियोलॉजी में ही MRI हो रहा था। तो उन लोगों के साथ मिलके ये डिसाइड हो गया कि हाँ कल सर्जरी करनी है। रूम बुक करा लिया, अपना प्री एनेस्थीसिया वर्कअप खिलाते हैं, सर्जरी से पहले आपके ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ECG, ये सब प्री रिक्विजिट सब मैं 8 बजे घर करा के मैं घर गई हूँ। आई डेंट टेल माई किड्स, मैं अलग डेफिनेटली रहती हूँ। मैंने बच्चों को कहा हम नाना नानी के घर कुछ दिन रहना पड़ेगा, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, और उन्हें मैंने वहाँ से पूरा उनका लगेज वगेज पैक करके नानी के घर छोड़ा है। आई टोल्ड माई हस्बैंड कि आज तुम जो है ना ऑफिस से अम्मी अब्बू के घर आ जाओ। वहाँ आए, फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं मियाँ के साथ ड्राइव पे निकली कि भाई मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। देन आई टोल्ड हिम कि एक छोटी सी चीज़ है, एक सर्जरी है, तो कल सुबह हमें करनी है। और उसमें ये कि मुझे ये डर होता है कि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान नहीं हो, तो मैंने अपने हस्बैंड के 2 दोस्तों को और उनकी 2 वाइफ्स जो मेरी दोस्त हैं उन सबको कहा भाई तुम लोग सुबह 7 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाना, क्योंकि हमसे पहले पहुंचना। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब इंसान इतना ज़्यादा बिजी होता है अपनी लाइफ में, जिस तरह आपने बताया कि मैं रात 8 बजे भी हॉस्पिटल में थी और सुबह 8 बजे मेरी सर्जरी थी, तो एकदम से आप अपनी रूटीन लाइफ से, जो आपकी OPD लाइफ थी, जो आपकी रूटीन जिस तरह से सेट होती है, तो उस रिकवरी टाइम पीरियड कितना था? उस रिकवरी टाइम पीरियड में यूजुअली लोग शिकार हो जाते हैं अगेन लोनलीनेस का, कि यार लोग तो अपनी लाइफ में दोबारा बिजी हो जाते हैं, तो आपने उस टाइम पे किस तरह से कोप अप किया? अच्छा, उसमें एक तो ये है कि सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद समझे जिस दिन सर्जरी थी उस दिन पूरा दिन तो मैं आई वाज नॉट इन माय सेंसेस। दूसरे दिन समझे मैं सुबह में 7-8 बजे के करीब जाके मुझे थोड़ा नॉर्मल फील होना शुरू हुआ, चीज़ें हुई। फिर उस टाइम पे जो फिजियोथेरेपी के लोग हैं, चीज़ें हैं, तो वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में मैं थी, तो वहाँ पर एनेस्थीसिया वाले आए, चीज़ें आई, तो ही आस्क्ड मी कि चलें आप आराम आराम से उठें, चलें, चीज़ें करें। तो उस टाइम में मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे क्योंकि मैंने उन्हीं को खाली बताया हुआ था। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह इवन जो फिजियोथेरेपी वाला जो लड़का जो मुझे वॉक करा रहा था, ही वाज लाइक कि आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, आपको कोई मसला तो नहीं हो रहा। तो आई वुड से कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अल्लाह ने इतना करम किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ थोड़ी बहुत वीकनेस वाली चीज़ होगी लेकिन मैं आराम से चली, मुझे कोई चक्कर नहीं आया। तो इवन ही वाज टेलिंग के सुने बहुत माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, आप बल्कि ना ज़्यादा लोगों को बताइएगा नहीं कि मुझे चक्कर नहीं आ रहे, कि कहीं नज़र ना लगे। तो बहुत अच्छी बात है रिकवरी। तो फिर उसके बाद मैं समझे 3rd डे आई वाज बैक टू होम। अच्छा, अब जब मैं घर गई हूँ, अच्छा इस दौरान बीच में अम्मी अब्बू की कॉल आ रही है या बच्चों की, उनको तो मैंने कहा था मेरी गर्दन में छोटी सी सिस्ट है, उसकी सर्जरी है। आई डिडंट टेल के इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन। तो उस वक्त तक बायोप्सी भी नहीं आई थी। ऑल्दो जो मेरे सर्जन थे और जो हिस्टोपैथोलॉजी के लोग थे, दे वर वेरी श्योर कि इंशाल्लाह इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग बैड इन अ सेंस कि खुदा न खास्ता मेलिग्नेंसी जिसके बाद कीमोथेरेपी ऐसी कोई चीज़ हो।
तो एनीवेज जब मैं आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड वीडियो कॉल्स कि भाई मेरी इतनी बड़ी पट्टी देखेंगे सर पे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, अम्मा पापा परेशान हो जाएंगे। तो जब मैं जिस दिन घर गई हूँ और वो मेरी पट्टी देखी तो उन लोगों को आइडिया हुआ, तो उसमें अम्मी अब्बू तो डेफिनेटली परेशान हो रहे थे, लेकिन मैं उन्होंने कहा देखें अल्लाह का शुक्र है मैं आई हूँ, चल के बात भी कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी। और जब मैं आई हूँ घर तीसरे दिन, तो चौथे दिन जब घर पे बैंडेज चेंज करने वाले आए और जब उन्होंने खोला तो इट वाज अ बिग वुंड इन अ सेंस कि मेरी लेफ्ट साइड का अच्छा खासा लंबा एक स्कार था। तो वो देख के थोड़ी अम्मी परेशान हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे वो फेज़ गुजरने के बाद देखा तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि उस लिहाज से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अब बच्चों का जो रिस्पांस था वो थोड़ा सा आई वुड से मैंने उनको परेशान नहीं करने के लिए किया था, लेकिन उस पर मेरे बच्चे थोड़े मुझसे नाराज़ भी हुए। और अब थोड़ा सा मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं जो है ना जिसको आप कहते हैं ना कि ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से आ गए। मम्मा ने बताया नहीं, वो कहती है क्या फ़र्क पड़ता था, एग्ज़ाम था ना, आपको कुछ हो जाता और हमें ना पता होता तो क्या होता। तो ये मेरा बड़ा वाला बेटा या मेरे दोनों बच्चे जो छोटे भी खैर बहुत छोटे नहीं हैं माशाल्लाह, तीनों बड़े हैं। तो अब ये होता है कि कहीं मुझे अगर हेडेक हो रहा है उसके बाद, या मैंने इवन जैसे सीक्वेंस में आगे भी आपको स्कैन्स कराने होते हैं, बीच में एक दो दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे लगा मुझे सर में दर्द बढ़ रहा है, ये वो स्कैन करा लेते हैं। तो अब जब वो पूछते हैं ना, अब उनको पड़ी रहती है कि आज मामा को कराना है, फ़ोन आता है हाँ बताएं क्या हुआ। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, सच बोल रही हैं ना आप छुपा तो नहीं रही हैं। तो वो थोड़ा सा हुआ है। फ्री टाइम में आप क्या करती हैं? चलें, ये तो एक रिकवरी टाइम पीरियड की बात हो रही थी, लेकिन वैसे यूजुअली जो है वो डॉक्टर आतिका फ्री टाइम में क्या करती हैं? अच्छा, सच बताऊं डॉक्टर आतिका के पास फ्री टाइम होता ही नहीं क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुकिंग खुद करती हूँ। सो मेरा फ्री टाइम इज़ लाइक आज मुझे मेरे पास टाइम है ना, तो मैं आज पूरे 5 दिन का खाना बना के फ्रीज कर दूंगी, ठीक है। या फ्री टाइम मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर दूंगी कि भाई अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो आई टेक मतलब मैं चाहूँगी कि बच्चे और हस्बैंड हम लोग कहीं बाहर चले जाएं। इन अ सेंस कराची में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आप खाना खाने चले जाएं, कोई मूवी देख ली। एक ऐसा टाइम भी आया कि आप पाकिस्तान से बाहर गई और कुछ एक्सपीरियंसेस आपके बाहर भी हुए होंगे, जाहिर सी बात है, बच्चों को छोड़ के जाना, फिर फैमिली को छोड़ के जाना, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? और यूजुअली आजकल तो हम देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जब बाहर की लाइफ को एक्सपीरियंस कर लेती है, सो पाकिस्तान आके दिल नहीं लगता, फिर वो उनकी कोशिश यही होती है कि हम बाहर ही सेटल होने की कोशिश करें। तो आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का नहीं हुआ? अच्छा देखिए, मुझे जैसे बहुत सारे लोग और बहुत दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली कि आप बाहर जॉब हो जाए, चीज़ें हो जाएं, सारा कुछ हो जाए। और ये कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये सारे इनके पास पासपोर्ट है बाहर मुल्क का, मैं नाम ही नहीं ले रही, ठीक है, ऑल्दो मेरे पास नहीं है। मुझे कहा गया था कि शादी के बाद अगर जाके मैं 3 साल रह लेती हूँ तो मुझे मिल जाएगी नेशनैलिटी, बट मेरे लिए मेरे माँ बाप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पहले तो ये कि जब बच्चे नहीं थे तो अम्मा अब्बा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने माँ बाप को छोड़ के क्योंकि अब आप जब शादी हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो बूढ़े ही हो रहे हैं ना। और मैंने आपको बताया कि मैं अकलौती हूँ, तो मुझे तो मैं अम्मा अब्बा को सोच ही नहीं सकती कि मैं छोड़ के जाऊँ। अच्छा, दूसरी बात, जो मैं कुछ अरसा ट्रेनिंग के लिए गई तो वहाँ पर जाके, अच्छा मेरे साथ एक मुझे लगता है ये बड़ा मसला है और मेरे बच्चे भी इस बात पे बड़े ऑफ होते हैं कि आप ना वो नहीं होती, मुझे कोई वाओ फैक्टर नहीं लगता। मुझे शायद वाओ फील कराता है कि कोई बहुत सक्सेस स्टोरी हो गई किसी की, कुछ बहुत पॉजिटिव हो गया किसी के लिए, कोई बहुत नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गया, मगर चीज़ें, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर्स, लोग नहीं, मुझे नहीं करते। ये मेरी चॉइस कभी भी ये नहीं होगी कि मैं अपने लोगों को, अपने मुल्क को, अपनी चीज़ों को छोड़ के कहीं बाहर सेटल हो जाऊँ। मैं ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल में थी जहाँ पे थी, तो वहाँ जब दूसरे लोगों को, मुझे ऐसे लगा कि ब्राउन स्किन जो है ना, वो स्पेशली आफ्टर नोइंग कि वी आर पाकिस्तानी, उनका जो बाइसनेस है ना, इट वाज वेरी क्लियर। ट्रीटमेंट वाज डिफरेंट। तो मुझे ये है कि जहाँ आप फर्स्ट लेवल ऑफ सिटीजनशिप के साथ अपने मुल्क में, आप मतलब आपके पास यहाँ क्या नहीं है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही थी तो यूजुअली बिकॉज आप बच्चों की डॉक्टर हैं, तो हम बच्चों में इस तरह की बीमारियां ज़्यादा देखते हैं जो कि पानी सही ना पीने की वजह से हैं, एनवायरमेंटल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं बच्चों में। तो इस वजह से लोग जो है वो अपने लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर जाने, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान लाइफस्टाइल की वजह से लोग अवॉइड करते हैं कि यार वहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी बेहतर है। अच्छा, ये भी मैं आपको, ठीक है, बड़ी आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए NHS
उसका यूके का एक गवर्नमेंट सेटअप है ना, NHS है, जो मैंने NHS में जाके देखा। बात है कि यहाँ पर लोगों को लगता है ना कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में वो लोग जो बेचारे वाकई में पुअर फैमिलीज़ हैं, जिनके पास वाकई में रिसोर्सेज नहीं है, वो तो बेचारे नहीं पहुँच पा रहे होते किसी भी प्राइवेट सेटअप में। लेकिन जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो प्राइवेट सेटअप में जाता है, अपनी मर्जी के डॉक्टर से मिल सकता है, अपनी मर्जी के टाइम पे ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन हम जब इन सेटअप्स की बात करते हैं, NHS है ये वहाँ, तो पहली बात तो ये कि आप किसी भी लेवल के हों, आप अपने जो आपका कम्युनिटी सेंटर है या आपका जो आपकी लोकेलिटी का एक GP सेटअप है, पहले आप वहाँ जाते हैं, वो आपको देखता है, वो आपको जो भी दवा दे देता है, वो उसके बाद अगर उसको लगता है कि आपको स्पेशलाइज फील्ड पे जाना है तो वो रेफर करता है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल जो कि असल प्रॉब्लम शुरू हुआ है 4 महीने पहले और 4 महीने बाद वो सही जगह पहुंच पा रहे। तो वी शुड बी थैंकफुल जहाँ पे हम लोग हैं। हमारा मसला ये है ना, दूर के ढोल सुहाने, हमें हमेशा वो चीज़ अच्छी लगती है जो हमारी पहुंच में नहीं है। मैम, आप जिस हॉस्पिटल में हैं, आप भी एक डिपार्टमेंट को लीड कर रही हैं माशाल्लाह से। सो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में या जिस डिपार्टमेंट को आप लीड कर रही हैं, चेंज लाना इतना आसान है? क्योंकि हम बात करते हैं अपने आप को चेंज करने की। हर फोरम पे जहाँ पे भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं ये कहती हूँ कि रोल मॉडलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो टीम है वो अच्छे से मरीज़ों को देखे, अच्छे से काउंसलिंग करे, जो कह रही है वो डॉक्यूमेंटेशन करे, चाहे वो कंप्यूटराइज सिस्टम है या वो रिटर्न है, या मैं चाहती हूँ कि आज मैंने एक काम किया, एक मरीज़ को देखा, उसको मैंने एक बात समझाई है, एक दवा दी है, तो मैं डेट भी लिखूंगी, मैं इसके नीचे टाइम भी लिखूंगी, नीचे साइन भी करूंगी और साइन के नीचे अपना नाम भी लिखूंगी। अब मैं ये सिर्फ अपने जूनियर्स को बोलती रहूँ ये करो करो करो, पहले आपको खुद रोल मॉडल बन के दिखाना रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तो टीम को लीड करने के लिए भी लीडर को पहले खुद लीड करना है ना। लीडर का मकसद सिर्फ डंडा उठा के काम तो नहीं करना। अच्छा मैम, अब आते हैं हम बच्चों की थोड़ी सी बीमारी की तरफ। पाकिस्तान में जहाँ हम देखते हैं कि जिस तरह हमने बात की कि पानी के मसाइल हैं, बच्चों की खुराक के मसाइल हैं, तो पाकिस्तान में बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? आप कौन से ज़्यादा केसेस देखती हैं? और नुमाया तौर पे पिछले कुछ चंद सालों में इसकी शरह तेज़ी से बढ़ रही है या कम हो रही है? इस बारे में कुछ बताएं ऑडियंस के लिए। देखिए, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो हैं और चली जा रही हैं, और शायद वक्त के साथ थोड़ी और भी होती जा रही हैं, जिसमें हमारा डायरिया वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, जिसमें हमें पता है हमारा पानी है, हमारी हैंड हाइजीन है, हमारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है आई वुड से कि नमूनिया है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी। आजकल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, माँ बाप कहते हैं बच्चा घर का खाना ही नहीं खाता। इजी एक्सेस है टुवर्ड्स फूड्स एंड जंक फूड एंड एवरीथिंग। जंक फूड नहीं खाना, नहीं, चॉकलेट खा लेगा, डोनट खा लेगा, ब्राउनी खा लेगा, जूस पी लेगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, खाना नहीं खाएगा। Exactly. सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक मेल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, तो मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिशन विच इज़ इन राइट, विच इज़ इन राइट, इट कैन बी एक्सट्रीम ऑफ अनहेल्दी फूड, जिसमें बच्चा न्यूट्रिशनली डिप्राइव हो रहा है लेकिन दिखने में बबलू हो रहा है क्योंकि कैलोरीज ज़्यादा ले रहा है, फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, मायोनीज वाले बर्गर्स खा रहा है, चीज़ें खा रहा है, तो वो मोटा हो रहा है। एक वो है जिस गरीब के पास खाने को ही नहीं है, तो वो बहुत एक्सट्रीम पतला, उसको हम मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, सो बैलेंस तो हमारे मज़हब ने कह दिया कि बैलेंस रखना ज़रूरी है हर चीज़ में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ थी, माशाल्लाह हमने बच्चों के हवाले से भी बात कर ली। अब हम आते हैं कि आपकी लाइफ में, जिस तरह हर किसी की लाइफ में मेंटोरिंग के लिए कोई ना कोई लोग मौजूद होते हैं, तो आपकी लाइफ में भी सीनियर डॉक्टर्स मौजूद होंगे और हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो आपकी कोई मेमोरीज हैं रिलेटेड टू योर मेंटोर्स के? डॉक्टर जीनत इसानी एक बहुत बड़ा नाम है पीडियाट्रिक्स में, ठीक है, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। आई थिंक लाड़काना में भी उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया है और इस तरह की चीज़ें। उनकी जो मुझे बहुत, वही बात है, आप सीखते हो ना और आप चीज़ों को फिर लेके चलते हो। तो क्योंकि NICH एक गवर्नमेंट सेटअप था और बहुत ज़्यादा लोड भी होता है, बहुत लोड था, चीज़ें थी। एक वक्त था, मैं साल शायद आपको ना बता सकूं, एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर सकती, लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर्स को बहुत मारा जा रहा था, तो डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी थी
सही। कि हम अब किसी भी मरीज को नहीं देखेंगे। अब जिना हॉस्पिटल है, सिविल है, NICH है, इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं ये वो है ना जो कि मेन टर्शरी हॉस्पिटल है उन लोगों का जो इंटीरियर सिंध से आ रहे हैं चीज़ें। तो उस टाइम पे जिना में एक गैदरिंग इन अ सेंस हुई कि भाई प्रोटेस्ट के हवाले से अब हर डिपार्टमेंट का हेड है, सब आके उस पे फोरम पे आके बोलेंगे हाँ जी हम नहीं देखेंगे डॉक्टरों का ये वो सेफ्टी अपने वो सारी मसाइल जो है वो, बातें बातें। जो मुझे बहुत बेहतरीन बात लगी वो हमारी NICH की जब डायरेक्टर गई ना तो उन्होंने कहा मैं मानती हूँ डॉक्टर्स के साथ बहुत बुरा हो रहा है, सबको इस तरह से हमें भी सेफ्टी टारगेट किया जा चाहिए, रहा है, लेकिन मरे हुओं को क्यों मारने के लिए तुम लोग तैयार हो? अगर तुम लोगों को ये बात करनी है तो उन्होंने जिना ने उस वक्त बंद कर दिया था अपनी सर्विसेज। NICH में हमारी मेडिकल डायरेक्टर ने कहा हम आपके साथ हैं, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपनी सर्विसेज बंद नहीं करेंगे। तो OPD भी चलेगी, इमरजेंसी भी चलेगी, वार्ड एडमिशन भी डायरेक्ट आवाम होंगे, मुतासिर नहीं आवाम होगी। मुतासिर। तो उस वक्त जो इंसानियत का जो जज्बा था ना वो मुझे लगा यार यहाँ से वो सीखा कि यार कुछ भी हो जाए मरीज जो बेचारा तकलीफ में आपके पास आ रहा है वो परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरा क्योंकि उसके बाद मेरा पहला लव NICH था, उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग में SIUT गई हूँ तो SIUT में भी क्योंकि इट्स अ चैरिटी हॉस्पिटल, मैं कॉल पे थी और मैं अपने डिपार्टमेंट में थी। आई वाज द ओनली डॉक्टर उस वक्त फ्लोर पे और मैं पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी वार्ड में थी। तो होता ये था कि बच्चों की दवाएं सुबह की, दोपहर की, रात की वो एक छोटी सी कटोरी टाइप में आती थी और वो आप बच्चों को दे देते थे कि उनकी अम्मा ही खिला दें। तो मुझे याद है एक बच्ची थी जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की थी, यानी उसकी डायलिसिस चलती थी, बहुत बीमार बच्ची थी, बहुत अरसे से बीमार थी। और डेफिनेटली एक इंसान लंबा बड़ा भी बीमार रहे तो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो बच्चे तो फिर और ज़्यादा, और माँ भी परेशान और माँ भी परेशान चीज़ें। तो मुझे याद है कि वो बच्ची ने दवा नहीं खाई थी और उसने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी, मैं अभी नहीं खा रही। तो वो बहुत ज़्यादा हमने फोर्स भी नहीं किया, दवा उसके साइड पे ही पड़ी थी। रात के कोई 11:30 पौने 12 हो रहे होंगे, मतलब इट वाज लेट टाइमिंग। और डॉक्टर अदीब रिजवी जो है वो अपना राउंड करने आमतौर पे आ जाते थे। तो वो आए, उन्होंने देखा वेखा, आए आके उन्होंने 1-2 केसेस पे मुझसे पूछा बेटा ये क्या है, ये क्या है, बता दिया, चीज़ें कर दी। अच्छा सर जो है ना बहुत धीमी तबीयत के, उनका गुस्सा भी कभी भी बहुत ज़ोरदार आवाज़ नहीं, लेकिन उनका वर्ड्स काफ़ी। तो मुझे याद है कि वो आए, वो देखते देखते वो उस बेड पे गए तो उन्होंने देखा कि वो दवा वहाँ रखी है। उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा सर वो बच्ची की डोज है रात वाली, लेकिन वो उसने कहा मैं अभी नहीं खाऊंगी, तो वी वर वेटिंग कि हम इसको दे दें। तो उस पर उन्होंने कहा कि डू यू नो ये कहाँ से आ रही हैं, ये सब चैरिटी की चीज़ें हैं और ये दवा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसने नहीं खाई थी तो तुमने जाके दोबारा फार्मेसी में वापस क्यों नहीं की? तो उससे ये समझ में आया एक उनकी तरफ से एक ये मुझे वो मिला एक मैसेज, सबक, आई वुड से मैसेज तो छोटा वर्ड हो गया, सबक, जिंदगी का सबक कि यार अगर किसी की अमानत है ना तो उस अमानत का ख्याल रखना है। और सर की पता नहीं वैसे एक बात है कि कहते थे कि जहाँ कोई गड़बड़ हो रही है ना सर वहाँ पे एक बाबा की तरह आ जाते थे। तो वही बात है, फरिश्ता सिर्फ, बिल्कुल। सो डॉक्टर साहबा एक और चीज़ थी कि एट द एंड ऑफ ऑल व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, कि इंसान सोचता है ना कि यार मैंने ज़िंदगी में क्या पाया। तो आपकी नज़र में सक्सेस क्या थी ओवरऑल अभी तक की जर्नी में? अच्छा देखें, वही वाली बात है, तो ये बहुत गहरी बात, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो बिल्कुल ही रूहानियत वाले लेवल की बातें आ जाती हैं। मेरा एक मिरेकल बेबी का केस, मैंने नाम ही उसका मिरेकल बेबी रखा हुआ है, ठीक है। अरहम नाम है उस बच्चे का, माशाल्लाह नाउ ही मस्ट बी 7। उसकी नानी से मैं इन कांटेक्ट हूँ, काफ़ी दफ़ा बातचीत होती है। तो ये स्टोरी ऐसी कि आज से कोई मैं कहूँगी इट इज़ प्री कोविड टाइम, आई थिंक 2019 हो शायद, 18-19, क्योंकि जब भी वो 7 ईयर्स का अभी। तो उस टाइम पे मेरे पास एक कॉल आती है हमारी ही एडमिनिस्ट्रेशन की एक खातून की कि उनके कोई जानने वाले हैं जिनका किसी दूसरे में हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लूँगी, किसी दूसरे हॉस्पिटल में एक अम्मा जो कि बेबी डिलीवर कर रही थी, ड्यूरिंग डिलीवरी वो मम्मी जो है वो शायद एक्सट्रीम ब्लीडिंग की वजह से क्या वो मदर एक्सपायर हो गई। और वो बच्चा उनकी फैमिली का तीसरा बच्चा था एंड इट वाज अ बेबी बॉय। और जब मदर एक्सपायर हुई है और बेबी भी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में था, तो जब उन लोगों ने उस बेबी को रिवाइव करने की कोशिश की तो शायद उन्होंने उसको इतना प्रेशर ब्रीदिंग दे दिया कि उस बच्चे के दोनों लंग्स फट गए
एंड ही वॉज इन एक्सट्रीम बैड सिचुएशन. वो बेबी जब हमारे पास आया तो वही बात, एक्सरे पे उसके दोनों लंग्स बिल्कुल डैमेज हुए हुए. वो बच्चा बहुत देर तक रोया नहीं था. तो इस कंडीशन में ये कहा जाता है कि अगर एक बेबी को पैदा होने के फ़ौरन बाद अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डैमेज हो जाता है. सही. और फिर उस बच्चे का सरवाइव करने का या सरवाइव होने के बाद खुदा न खास्ता आगे क्या होता है. तो वो एक्चुअली बड़ी पढ़ी लिखी सी फैमिली थी. उस फैमिली में बहुत डॉक्टर्स थे, चीज़ें थी. अब जब वो बच्चा पैदा हुआ है और आते साथ उसको चेस्ट ट्यूब्स डाल दी दोनों साइड पे और वो वेंटिलेटर पे डाल दिया, चीज़ें हो गई. अब तकरीबन 6 से 8 घंटे के बाद फैमिली, क्योंकि डॉक्टर फैमिली थी, उन्होंने कहा कि जब इस बच्चे को इतना डैमेज हो चुका है, उसको ऑक्सीजन मिलना इतना प्रॉब्लम हुआ है, तो एक काम करें, इसका MRI करा लेते हैं. और अगर MRI पे हमें लगा कि उसकी ब्रेन की कंडीशन अच्छी है तो ठीक है, इसको हम वेंटिलेटर पे रहने देंगे. वरना बिला वजह चीज़ों को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. एक लॉजिकल सी बात कोई भी फैमिली कह सकती है. तो उसका MRI किया गया तो उसका 90% ऑफ द ब्रेन वॉज डैमेज्ड. तो फैमिली ने कहा कि अब जब ये देख लिया है, एक चीज़ सामने आ गई है, लंग्स का भी इतना बुरा हाल है, चीज़ें, तो फिर एक काम करते हैं, हम इसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते रहते हैं. ड्रिप जा रही है, दवाएं जा रही हैं, चेस्ट ट्यूब्स डली हुई हैं, लेकिन इसको वेंटिलेटर से हटाते हैं ताकि अगर इसको जाना है तो फिर वो बच्चा चला जाए. अब पूरी फैमिली वहाँ बैठी रही बाहर कि भाई अब कुछ हो, अब कुछ हो. वो बच्चा माशाल्लाह से, अल्लाह की कुदरत से, वो बच्चा बगैर वेंटिलेटर के वो 1 महीना हमारी नर्सरी में रहा है, ओनली मेडिकेशंस पे, और वो वहाँ से डिस्चार्ज हुआ है. एनीवेज हुआ ये कि जब वो बच्चा 2 महीने का हुआ तो वो दोबारा से बहुत सिवियर निमोनिया के साथ आया. अब वो इतना इमरजेंसी में, इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी, वो 2 महीने का हमारे ICU में एडमिट हो गया. अब ICU में एडमिट हुआ, फिर 8-9 घंटे के बाद फैमिली ने कहा कि इसका दोबारा MRI करा लेते हैं और देख लेते हैं इसकी ब्रेन की क्या कंडीशन है. फिर दोबारा MRI हुआ, फिर वही सेम का सेम 90% ब्रेन जो डैमेज. इस दफ़ा फिर फैमिली ने बड़े दिल पे पत्थर रख के ये वाली हिम्मत की, उन्होंने कहा हमें, मेरे ख्याल में हम ऑक्सीजन पे इस बच्चे को घर ले जाते हैं, आप निकाल दे वेंटिलेटर से. वो फिर दोबारा ले गए. आज वो बच्चा माशाल्लाह 7 साल का है. और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 100% एक नॉर्मल बच्चे जैसा है, लेकिन वो चलता भी है, वो बातें भी करता है, वो पढ़ाई भी कर रहा है. आई कॉल हिम अ मिरेकल बेबी. तो अच्छा, अब ये वाली जब चीज़ हुई ना, मेरे लिए भी एक लर्निंग थी. तो अब जब कभी होता है ना कि कोई मरीज आता है, अब मरीज ना बहुत फिल्मी सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब आप बताएं, इसका एक्सरे देख के, इसका MRI देख के, तो आप तो वो 90% जो काम ना करने वाले पे, तो आपकी तो मोटिवेशन. तो वो ये कहते हैं कि आप बताएं ना, आगे क्या होगा, क्या ये बच्चा नॉर्मल होगा, नहीं होगा, क्या होगा. मैं उनसे कहती हूँ, देखो फिल्मी बातें होती हैं, आपके पास 4 महीने, आपके पास 3 महीने, शिफा देने वाली बात और चीज़ों को किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है. डॉक्टर साहबा माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन रही. अब हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप एक मोटिवेशनल मैसेज क्या देंगी कि वो भी मोटिवेट हों, बिकॉज आजकल जिस तरह मैंने आपको बताया हमारा मुल्क ब्रेन ड्रेन का भी शिकार है और नौजवानों में हम देखते हैं मायूसी पाई जा रही है. अच्छा देखें, जो मेरी आपको सारी डिस्कशन से पता चला होगा कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई प्रोफेशन बीइंग अ पीडियाट्रिक कंसल्टेंट. ठीक है, मैं ये बच्चों को जो शुरू से जैसे अभी A लेवल्स है, इंटर है, जो भी है, वो जो भी फील्ड चूज़ करें ना, उसमें उनका दिल होना बहुत ज़रूरी है. दिल बहुत ही जज्बाती सा वर्ड है, लेकिन पैशन होना बहुत ज़रूरी है. डेडिकेशन एंड पैशन. क्योंकि अगर आप अपनी पसंद से कोई काम करना चाहेंगे ना, तो आप कभी थकेंगे नहीं. क्योंकि एक चीज़ जो आपकी पसंद की है वो अगर आप करते चले गए, क्योंकि आजकल देखने में ये आता है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं ये चीज़ चूज़ करूं क्योंकि आगे चल के इसमें पैसा बहुत है. ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपने पैशनेट होके राइट चीज़ चूज़ की तो आपका दिल भी उसमें लगेगा. जब आपका दिल उसमें लगेगा तो डेडिकेशन भी आएगी. जब डेडिकेशन आएगी तो आप परफेक्शनिस्ट भी बनेंगे और आपका काम बहुत बेहतरीन तरीके से होगा. मेंटल पीस भी होगी, मेंटल पीस होगा, ग्रोथ होगा. और जो दिल से काम होता है ना, वो जो बगैर दिल के और पैसे का सोच के करता है ना, वो लेवल ऑफ फिनेस नहीं आता. तो जब फिनेस आपके काम में आएगा तो फिर वही वाली बात PK वाली मूवी में जो था कि तुम पैसे के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे भागो, पैसा खुद ही पीछे, समथिंग लाइक दैट. तो वो बात एक्चुअली बिल्कुल ठीक थी. सो स्टे ऑनेस्ट टू योरसेल्फ.
जो आपको पसंद है वो पसंद है। आउटकम्स को पैसे की बुनियाद पे ना तोलें। चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं, और वही बात, अल्लाह ने जिसका जितना रिस्क लिखा है ना वो कोई नहीं रोक सकता। अगर आजकल आप मेडिकल स्टूडेंट्स को देखें ना, तो सबसे पहले उनका यही है कि मैं बाहर चला जाऊं। तो अगर बाहर जाने का बहुत शौक भी है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अपने लोगों में वापस आ जाओ। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी और इतनी पॉजिटिव वाइब है इनफैक्ट। तो जो हमारी अभी यंग डॉक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स, या अगर हम यंग डॉक्टर्स फीमेल्स की बात भी नहीं करते, हम ओवरऑल लड़कियों की बात करते हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ लड़कियां कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से मायूसी का शिकार होती हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, नॉट डिस्कसिंग के पर्टिकुलरली मेडिकल स्टूडेंट्स। उनको आपका क्या मैसेज है कि कितने स्ट्रॉन्ग रहना है? क्या एक मतलब लाइफ में आपके तो ना भाई थे ना बहन थी, और आपके सिर्फ फैमिली फादर की सपोर्ट थी, लेकिन आपने अपनी मोटिवेशन कहीं ना कहीं से ड्राइव की और अपनी स्ट्रगल को, हर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन आपने ड्राइव करने की कोशिश की। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अच्छा देखिए, इसमें सिर्फ लड़कियों की बात नहीं मैं कहूँगी, ठीक है ना, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। और वही वाली बात है कि ज़िंदगी में ठीक है आप अकेले फीमेल डॉक्टर होंगे या मेल डॉक्टर होंगे, लेकिन जब आप एक फैमिली यूनिट की बात करते हैं तो उसमें एक बंदा भी है, एक बंदी भी है। यानी अगर एक लड़की ये सोचती है कि मैं सर्जन बन जाऊं, मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाऊं, या मैं बहुत बड़ी किसी फील्ड में CEO बन जाऊं, कोई इंजीनियर अच्छी हो गई, कोई मार्केटिंग की हो गई, कुछ भी हो गई, लेकिन आपका वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस पॉडकास्ट का जो अगर हम कंक्लूड करें, तो अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे अंदाज में गुजारने का बेहतरीन तरीका ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस पैदा करें, अपनी हेल्दी हैबिट्स को रखें। और इस पॉडकास्ट के एंड में मैं एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि हमें लगता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभानी। मुझे पढ़ना है तो मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल कौन है? जो अपने हर रिश्ते के साथ ना इंसाफ कर रहा है। हाँ, ऐसे तरीके से उसको आप एक औलाद हैं तो अपने माँ बाप के साथ, आप एक माँ हैं तो बच्चों के साथ, हैं तो अपने टीचर के साथ, आप बीवी हैं तो अपने मियाँ के लिए। वही बात है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और इंसान को अपनी हर लाइफ के हर फेज में उस चीज़ को अच्छे तरीके से, जिसने कामयाबी से अदा कर लिया, उसने ज़िंदगी वो दैट इज सक्सेस। That is actually the success. Thank you so much मैम, and thank you for coming. और हमारे ऑडियंस के लिए आप लोग अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।